हिंदी लेखन और साहित्यिक पत्रकारिता की दुनिया में रमेश उपाध्याय एक चर्चित नाम है। उनकी पहचान कथाकार के रूप में बनी और बाद में चिंतन के क्षेत्र में भी वे काफ़ी चर्चित रहे। उन्होंने अनेक पत्रिकाओं का संपादन भी किया है और हिंदी में जो चिंतन के विकास की प्रक्रिया है उसका वो महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। और उनकी एक बहुत ही अच्छी पुस्तक आई है बेहतर दुनिया की तलाश में शीर्षक से। इस पुस्तक में उन्होंने एक नया प्रयोग किया है। ये प्रयोग वैचारिक सामग्री को इस रूप में देना है कि वो बहुत दिलचस्प हो जाए और पाठक को प्रेरित करना शुरू कर दे। मसलन रमेश जी ने इस पुस्तक में हिंदी के और दूसरे विषयों के जो विचारक हैं उनसे संपर्क किया और उनसे महत्वपूर्ण बातचीत की। उस बातचीत को फिर उन्होंने अपने शब्दों में बांधा और एक रोचक निबंध की शैली में उसको प्रस्तुत किया। इससे जो हिंदी में एक घटना बनी है वो घटना बनी है अनेक विषयों पर एक ही स्थान पर कई तरह के विचारों की टकराहट पाठक को मिल जाती है। तो इस पुस्तक के संदर्भ में, जिसका शीर्षक मैं फिर दोहरा दूं, बेहतर दुनिया की तलाश में है, आज ये बातचीत हम कर रहे हैं। पहला सवाल जो मैं रमेश जी से करना चाहूँगा वो ये है कि रमेश जी, इस पुस्तक की परिकल्पना आपके सामने कैसे हुई? हाँ, आनंद प्रकाश जी, ये पुस्तक बड़े एक अजीब से माहौल में इसकी परिकल्पना बनी जी। आप जानते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद हमारे देश में जो प्रगतिशील और जनवादी लेखन की धारा थी उसमें एक बड़ा सेटबैक सा महसूस किया गया, एक धक्का सा लोगों को लगा जी। और शायद ऐसा भी लगा कि जैसे दुनिया के उधर से उधर हो गई है और अब वो चीज़ें जो अब तक होती आई थी शायद उनकी प्रासंगिकता उतनी नहीं रही है। तो एक तो ये था और दूसरा ये था कि एक उत्तराधुनिकता के रूप में या और दूसरी विचारधाराओं के रूप में एक इस तरह का प्रतिगामी आक्रमण भी विचारधारा पर हो रहा था, साहित्य पर भी, जिससे लग रहा था कि ये आगे का भविष्य जो है वो काफ़ी चिंताजनक है या पहले से कुछ भिन्न होने वाला है। जी। तीसरी बात ये थी कि उस समय हिंदी की पत्रिकाओं में, साहित्यिक पत्रिकाओं में विशेष रूप से कुछ इस तरह की चीज़ें आ रही थी जो बहुत ही व्यक्तिगत आलोचना वाली या भंडाफोड़ करने वाली, जैसे लेखक जो है लेखकों पर ही कहानियाँ लिख रहे हैं या कविताएं इस तरह की लिखी जा रही हैं जो बहुत पर्सनल किस्म की हैं, जिसमें कि व्यापक सामाजिक संदर्भ जो है खोए से हुए लग रहे थे। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने जब ये सोचा कि कथन जो त्रैमासिक पत्रिका मैं निकालता हूँ उसको रिवाइव किया जाए, तब ये सवाल उठा कि इसको किस तरह से हम नए सिरे से इन चीज़ों को लाएं। एक तो ये कि विषयों की जो सीमितता दिखाई दे रही है कि कुछ ही विषय रह गए हैं हिंदी साहित्य में जिन पर चर्चा हो रही है, जैसे दलित है, जैसे स्त्री है या सांप्रदायिकता है, मुख्य रूप से ये 2-3 विषय, और या फिर वो कलावादी ढंग की चर्चाएं जो होती हैं वो थी। तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ वैचारिक हस्तक्षेप इसमें होना चाहिए और तब ये विचार बना कि आज के सवाल नाम से एक श्रृंखला शुरू की जाए कथन में, जिसमें ऐसे लोगों के इंटरव्यूज़ हम दें जो नए ढंग से सोचते हैं और सामाजिक सरोकारों के प्रति चिंता भी रखते हैं और पॉजिटिव ढंग से कुछ आगे बढ़ने की बात भी करते हैं। आपने सोवियत विघटन के संदर्भ में धक्के की बात की है जो निश्चित रूप से 1990 की घटना है जैसा आपने कहा। तो ये बताइए कि क्या इसकी कोई पृष्ठभूमि पहले से बन रही थी, उसके संकेत लेखकों के सामने आ रहे थे या अचानक ऐसा कुछ हो गया कि हम लोग उससे स्तंभित रह गए उसे देख करके? नहीं, अचानक तो नहीं हुआ क्योंकि चीज़ें तो आ रही थी और ये भी लग रहा था कि जो पहले वाली बात थी वो नहीं थी। हमारे 80 के दशक में जैसे अगर कहें आप जी। तो वो माहौल नहीं रह गया था जो पहले के उसमें 7वें दशक में था या 70 के दशक में जैसा था। लेकिन फिर भी ये था कि अचानक ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा, इतनी जल्दी ढह जाएगा, ऐसा नहीं लग रहा था। क्योंकि ग्लासनोस्ट की और उस तरह की जो बातें हो रही थी पुनर्गठन की रूसी समाज की, तो ये लग रहा था कि परिवर्तन तो होने वाला है, लेकिन परिवर्तन ऐसा होगा कि बिल्कुल ही सब बदल जाएगा, वो नहीं लग रहा। मेरे ख्याल चिंतन के स्तर पर ये आपने खुद महसूस कर लिया था कि सोवियत संघ की जो दिशा है
वो उधर नहीं जा रही है जहाँ सार्थकता संभव है। आपने अपनी भूमिका में भी लिखा है कि जो सोवियत संघ से फ़ायदा उठाने वाले लोग थे, जो शक्तियाँ थी इस देश के अंदर, वे शक्तियाँ अपने जो राह है, अपना जो मार्ग है उससे अलग हो रही थी। तो इस रूप में आप उसके बारे में निश्चित रूप से पहले से ही सचेत रहे होंगे जी। तो वो सचेतता उस वक्त किस तरह की थी? 1980 के आसपास समझिए, या 70, क्योंकि 70 में तो आपने 2-3 पत्रिकाएं भी निकाली जी, उनसे संबंधित रहे, वो उसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। हाँ, तो तो एक पत्रिका तो हम लोगों ने साथ ही निकाली थी, युग प्रबोध, और उसके बाद कथन निकाली। तो उस समय का जो माहौल था, यानी 70-72 के आसपास का, या समझिए 80-82 के आसपास का, तो ये 1-1.5 दशक का जो माहौल था वो बिल्कुल भिन्न था। और उस समय ऐसा लग रहा था जैसे कि एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन जल्दी ही होने वाला है हमारे समाज में, और ऐसी शक्तियां जो है जो दिखाई दे रही हैं कि ये परिवर्तन लाएंगी। तो सब में एक जोश था, हर तरफ से एक इस तरह की बात उठ रही थी कि जैसे परिवर्तन होना चाहिए। गाँव में, शहरों में, मजदूर वर्ग में, किसानों में कुछ ऐसी एक चेतना दिखाई दे रही थी। उसका असर लेखकों पे भी पड़ रहा था और पत्रिकाओं पर भी पड़ रहा था। तो उसी माहौल में ये हमारी पत्रिकाएं निकली, चाहे वो कथन हो, युग प्रबोध हो, वाम हो, उत्तरार्ध हो, या इस तरह की और पत्रिकाएं हों। तो वो माहौल दूसरा था, उसमें हम सब लोग बड़े जोश खरोश के साथ वो लगे हुए थे। लेकिन धीरे धीरे ये लगने लगा कि जैसे स्थितियाँ उधर नहीं जा रही हैं जिधर इनको जाना चाहिए था, बल्कि संसदवाद की तरफ रुझान जो है थोड़ा बढ़ रहा है, या जन आंदोलन की उपेक्षा हो रही है। जिस तरह से जन आंदोलन चलने चाहिए उस तरह से नहीं चल रहे हैं। ये भी है कि जन आंदोलनों को हाईजैक करने वाले भी पैदा हो गए हैं जो उनको दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। जी। तो ये माहौल जो बदला, उसमें ये था कि चीज़ें तो बदल रही हैं और वो चीज़ नहीं हो रही है। लेकिन सोवियत संघ का विघटन एक तरह का धक्का इसलिए मैंने कहा कि हम जो उम्मीद करते थे कि एक समाजवादी दुनिया है और वो जैसी भी है, हालांकि हम उसकी आलोचना करते थे, बराबर पहले से भी करते आ रहे थे, रूस की भी, चीन की भी और दूसरी समाजवादी दुनिया की। लेकिन यह है कि ऐसा नहीं लगता था कि बिल्कुल ही ये ढह जाएगा, और बाहरी कारणों से नहीं बल्कि आंतरिक कारणों से ही ये ढह जाएगा। तो ये धक्के की बात थी। इस पुस्तक में आपने बहुत विस्तार से दूसरे लोगों के साथ मिलकर के ग्लोबलाइजेशन की चर्चा की है जी। तो ये ग्लोबलाइजेशन की जो शुरुआत है, इतिहास में जाएं तो ये 1980 के आसपास शुरू हो जाती होगी जी। तो शुरू में इसके कोई संकेत आए थे, या ये लगा कि जैसे इसका विघटन शुरू हुआ उससे अचानक दुनिया जो है, जैसे आपने कहा भी है, वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ चल पड़ी तेजी से? वो एक बिंदु है इस तरह का, ऐसा आपने शायद कहा है। ये असल में 80 के आसपास जो घटना सारे विश्व में महसूस की गई वो ये थी कि एक वित्तीय पूंजी पर से एक तरह का अंकुश जो है ना जी। वो हट गया, और फाइनेंस कैपिटल का आना जाना जो है वो ये इतना मुक्त हो गया कि पूंजी कहीं से भी जा सकती है, कहीं भी आ सकती है, और उसके प्रवाह जो है बहुत तेज़ी से बढ़े जी। जिसकी वजह से एक न्यू लिबरल जो थिंकिंग है, नव उदारवादी विचारधारा वो भी आई, और कहा कि ये राज्य का हस्तक्षेप जो है वो कम होना चाहिए, बाज़ार की शक्तियाँ जो है वो ज़्यादा कारगर होंगी इस स्थिति को संभालने में। तो जिसको हम बाज़ारवाद कहते हैं हिंदी में, और बाज़ार क्योंकि एक स्थानीय बाज़ार नहीं है बल्कि वो एक पूरा भूमंडलीय बाज़ार है, वर्ल्ड मार्केट है, तो उसको भूमंडलीकरण से जोड़ करके देखें तो फिर चीज़ें साफ़ होती हैं। और ये लगता है कि 1980 के आसपास से चीज़ें उस तरफ जाने लगी थी। मैं रमेश जी आपको मुश्किल विचारों का बहुत ही सरल ढंग से समझाने वाला लेखक मानता हूँ, और मैंने पाया है कि कहानियों में और लेखों में और हर जगह आप अपनी बात को बहुत साफ ढंग से कहते हैं। तो वित्तीय पूंजी की बात यहाँ भी उठी है, और वित्तीय पूंजी की बात हिंदी पाठक को समझाने के लिए, क्योंकि मुश्किल सवाल है, आप कोई छोटी सी व्याख्या देना चाहेंगे कि वित्तीय पूंजी की क्या क्या भूमिका समाज में बाद में आई देखने में? मोटे तौर पर कहा जाए तो पूंजी का उत्पादक श्रम से जो रिश्ता है, जो प्रोडक्शन से रिश्ता है जी, तो वहाँ जब तक रहता है तब तक तो पूंजी खुद अपना विकास भी करती है, समाज का विकास भी करती है, जैसा कि हम 19वीं शताब्दी में देखते हैं जी। वो हर क्षेत्र में उसमें विकास होता दिखाई देता है हमें,
चाहे वो विज्ञान हो, चाहे साहित्य हो या कला हो, दूसरे देश चिंतन के क्षेत्र हों, हर जगह एक नवोन्मेष, एक नई चीज़ दिखाई देती है, क्योंकि उस समय पूंजीवाद एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जहाँ प्रोडक्टिव लेबर के साथ उसका रिश्ता था जी। और फिर जो क्राइसिस आया और वर्ल्ड वार हुई, दो वर्ल्ड वार हुई, और उसके बाद 1945 के बाद हम देखते हैं कि दुनिया एक तरह से बदल सी जाती है जी। और उसमें फिर ये रिश्ते पूंजी के और इसके बदलते हैं। तो कुछ दिन तक तो कीन्सियन जो इकोनॉमिक्स है उसके कारण या वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना के कारण कुछ दिन तक तो स्थितियां जो है वो दबी सी रहती हैं। लगता है कि ये सब ठीक ठाक हो जाएगा, मतलब पूंजीवाद अपने आप को मतलब ये कह रहे हैं कि वित्तीय पूंजी जो है वो प्रोडक्टिव लेबर से अलग चीज़ है। और उसका चेहरा क्या है? उसका चेहरा ये समझिए कि जैसे जिस पर कोई लगाम ना हो, जिसको आवारा पूंजी जी भी कुछ लोग कहते हैं कि वो कहीं से भी कहीं जा सकती है। और जो टेक्नोलॉजी आई है उसमें तो ये सेकंड में जो है इधर से उधर हो सकता है। इंटरनेट के जरिए जो है ना, आप एक देश में पूंजी झोंक सकते हैं, वहाँ से निकाल भी सकते हैं। जैसा कि एशियन टाइगर्स के साथ हुआ, लग रहा था कि भाई इतनी बड़ी इकोनॉमी है और ये टाइगर्स कहलाने लगे थे 4 देश जो है, लेकिन उसके बाद एकदम से वो ध्वस्त हो गए। इसका सामान्य जीवन पर क्या असर पड़ता है? सामान्य जीवन पर सबसे बड़ा असर ये पड़ता है कि पहली बात तो यह है कि रोजगार खत्म होता है, कम होता है, क्योंकि उत्पादन नहीं होगा। तो हाँ, आपने वित्तीय पूंजी का आसान से पूछा, तो वो मैं एक शब्द में कहूँ तो ये है कि पैसे से पैसा बनाने का तरीका। हाँ, ये है बिल्कुल। अगर आम जनता को समझाया जाए जी जी तो उसमें सट्टेबाजारी है, उसमें शेयर मार्केट है, उसमें और दलाली के तरीके हैं। जहाँ पैसे से पैसा बनाया जाता है, ब्याज खाना है या शेयर मार्केट में से लेना है। तो ये जगह जगह आप देखते हैं कि इतनी बैंक्स खुले हैं, इतने आपको कर्ज देने वाले पैदा हुए हैं। लगातार जो है, आप पहले कर्ज मांगते थे, अब आपको कर्ज देते हैं लोग। लगातार इंटरनेट पे जो है वो आपके मोबाइल पे फ़ोन आते रहते हैं कि आपको कर्ज चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये पैसे से पैसा बनाने वाली जो चीज़ है, ये 80 से पहले उतनी नहीं थी तो सही जी, क्योंकि पूंजीवाद के साथ ये चीज़ जुड़ी हुई है। वित्तीय पूंजी पहले भी थी, लेकिन ये कि बेलगाम हो जाना, उसका इतना आवारा हो जाना और प्रोडक्शन से हट जाना, उत्पादन से हट करके ये वित्तीय पूंजी का खेल चलने लगना, ये बड़ा ख़तरनाक है। और इससे राज्य की शक्ति कम हुई है, जनता के आंदोलन भी कमज़ोर हुए हैं, जनता में गरीबी बढ़ी है, बेरोज़गारी बढ़ी है। और ये केवल हमारे जैसे देशों में नहीं हो रहा है, ये जो तथाकथित विकसित देश कहलाते हैं, औद्योगिक देश कहलाते हैं, उनमें भी है। राज्य की शक्ति के समानांतर कोई और शक्तियाँ पैदा हुई इसके कारण, ये कह रहे हैं आप? नहीं, बाजार जिसको कहते हैं जी। मुझे एडम स्मिथ के ज़माने से ये था ना कि भाई इनविजिबल हैंड ऑफ द स्टेट और विजिबल हैंड ऑफ द मार्केट। तो ये मतलब ये कि आप इनडायरेक्टली इसको कंट्रोल करें या डायरेक्टली इसको चलने दें, ऐसे ही ये मसला है ना जी। तो लगातार इस बात पे जोर दिया जा रहा है इस तंत्र के द्वारा, और ख़ास तौर से सोवियत संघ के ब्रिटेन के द्वारा बहुत खुले रूप में जी, कि राज्य उतना आवश्यक नहीं रह गया जितना पहले था, या राज्य की भूमिका कम हो गई है। अब मार्केट की फोर्सेस जो है वो तय करेंगे। हालांकि इसके पीछे एक बड़ी साजिश ये है कि जो लोग ये बात कर रहे हैं, जो देश ये बात कर रहे हैं, वो अपने राज्य को और ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं और राज्य कम नहीं हो रहे हैं। राज्यों की संख्या दुनिया में बढ़ी है, नेशनल स्टेट्स कम नहीं हुई है। नेशनल स्टेट्स की संख्या जब से ये बात आई है तब से बढ़ रही है। ये जो प्रवृत्ति है इस पुस्तक में बहुत ही अच्छी तरह से इस पर चर्चा है। और इसके अतिरिक्त और कौन से बड़े मुद्दे हैं जो इस पुस्तक में आप लाए हैं? देखिए, कई मुद्दे हैं इसके अंदर। आपने देखा होगा कि इसमें हमारे हिंदी के बड़े साहित्यकार और आलोचक भी शामिल हैं, जैसे रामविलास शर्मा हैं, नामवर सिंह हैं, मैनेजर पांडे हैं और कई लोग और भी हैं। और कुछ कथाकार, क्रिएटिव राइटर्स भी हैं, जैसे उदय प्रकाश हैं, अरुण प्रकाश हैं और दूसरे लोग हैं। इन हिंदी के लेखकों आलोचकों के अलावा हमने अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में से भी लिए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में से भी लिए हैं, जैसे अनिल सदगोपाल लिए हैं जी, इतिहास में से जैसे बिपिन चंद्र को लिया है, शिक्षा के और दूसरे क्षेत्रों में से भी इस तरह के लोग आए हैं।
कुछ स्त्रीवादी लोग भी, जैसे उमा चक्रवर्ती और रजनी पार्लीवाला, इस तरह के लोगों के इंटरव्यूज़ भी हैं। तो हमारी चिंता का विषय ये है कि अधिक से अधिक जीवन के क्षेत्र जहाँ से हम साहित्य के लिए सामग्री जुटाते हैं या जहाँ से अपने आलोचना के औजार लेते हैं, जी जी, वो उन क्षेत्रों की बात की जाए और उन क्षेत्रों के विद्वानों से, विशेषज्ञों से बात की जाए। अब तो निश्चित रूप से आप ये मान के चल रहे हैं, और सही भी है कि साहित्य जो है वो मात्र भावनाओं का विषय नहीं है, बल्कि विचार का विषय है, सामाजिक सच्चाई का विषय है, और समाजशास्त्री हों, शिक्षाविद हों, वो उसके दायरे में आते हैं। तो इस रूप में आपने साहित्य की भूमिका को नए रूप में इस पुस्तक में रेखांकित किया है। जी। तो इन जो जिन क्षेत्रों से आपने लोग लिए हैं, उनसे प्रेरणा वाली बातें जो दो चार आपके दिमाग में आई हों, जिनसे हिंदी साहित्य को, हिंदी पाठक को, हिंदी लेखक को सोचने का मौका मिले, ऐसे एक दो उदाहरण आप एकदम से आ सकें तो ज़रा बताइएगा। जैसे विपिन चंद्र हैं, हाँ, इतिहासकार हैं, उनकी बात जो है वो साहित्य के लिए किस तरह अच्छा देखिए, सार्थक है? विपिन चंद्र ने एक बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद गरीब जनता की आवाज़ है। जी जी। अब राष्ट्रवाद को इस तरह से डिफाइन करना अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि हम राष्ट्रवाद के बारे में अंध राष्ट्रवाद और दूसरे तरह के राष्ट्रवाद कह करके उसकी आलोचना करते रहे हैं और लगभग इस पे पहुंचते रहे हैं कि जैसे हम तो अंतर्राष्ट्रीयतावादी हैं और राष्ट्रवाद से हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो आदमी आज के वक्त में ये बात कह रहा है कि राष्ट्रवाद गरीब जनता की आवाज़ है, तो मुझे लगता है कि ये साहित्य के लिए एक बहुत बड़ा क्लू है कि आप इस तरह से भी सोचिए। या फिर जैसे उमा चक्रवर्ती जब कहती हैं कि ये स्त्रीवाद जो है, जो पश्चिम से आया हुआ मानते हैं, ये पश्चिम से आया हुआ नहीं है, यह इसके बीज हमारे यहाँ भी हैं। जी। मसलन बुद्ध के समय में जिस तरह से वो थेरी गाथाएँ लिखी गई और जिस तरह से बुद्ध ने अपने उसमें स्त्रियों को शामिल किया, जी। ये कुछ नई चीज़ें हैं जो कि हमें इंसाइट्स भी देती हैं और थोड़ा प्रेरित भी करती हैं कि भाई हम इन चीज़ों को विदेशी समझ करके या ऐसा समझ करके ना चलें, बल्कि हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी ट्रेडिशंस हैं जिनमें ये चीज़ें हैं और उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। मसलन शिक्षा का ताल्लुक साहित्य से क्या है? उमा चक्रवर्ती ने या अनिल गोपाल ने इसके बारे में कुछ बात कही होगी। हाँ, शिक्षा का साहित्य से सीधा संबंध है कि भाई देखिए, अगर लिटरेसी नहीं होगी तो साहित्य नहीं होगा, सीधी सी बात है। और लिटरेसी भी उत्तम ढंग की, तो शिक्षा केवल ऐसी नहीं कि आप साक्षरता कर दीजिए तो उससे साहित्य पैदा हो जाएगा, बल्कि उच्च स्तर का अच्छा शिक्षण जो है जब तक नहीं मिलेगा लोगों को, जब तक लोगों को भाषा का अच्छा ज्ञान नहीं कराया जाएगा, साहित्य की परंपराओं का ज्ञान नहीं कराया जाएगा शिक्षा के द्वारा, तब तक अच्छा साहित्य कहाँ से आएगा। तो शिक्षा और समाज और साहित्य, ये अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र, मैं समझता हूँ कि सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं और साहित्य एक ऐसी जगह है जहाँ ये सब चीज़ें आके मिलती हैं और बिल्कुल मिलना भी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। इस पुस्तक में जो लेखक हैं, जो चिंतक आपने जुटा लिए हैं, इनके एक सामान्य वैचारिक व्यापक तौर पर उनमें एक सहमति है, लेकिन अनेक मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जिनमें भी असहमत भी हों, और आप मेरे ख्याल है कि असहमति के माध्यम से भी बातों को, जैसे विचार प्रक्रिया को जनरेट करना चाहते हैं, पैदा करना चाहते हैं। तो ऐसे कोई दिलचस्प चीज़ बताइए कि कुछ लोग एक दूसरे से असहमत भी हैं और उसके बावजूद वो हमारे लिए आज के संदर्भ में उपयोगी भी हैं, अगर आपके एक दिमाग में आए तो। देखिए, मैं जो बातचीत करता हूँ लोगों से, तो ये सोच के करता हूँ कि ये बातचीत मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ जी, मैं अपने पाठकों के लिए कर रहा हूँ, और पाठकों तक मुझे एक बात पहुँचानी है, तो उसमें मैं अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता कि मैं उनसे बहस करूं और तत्काल बहस करके कुछ चीज़ें ऐसी निकाल लूं कि यहाँ मामला क्लिंच हो गया, यहाँ ये तय हो गया। मतलब आपके मतभेद होते हैं वहाँ पर? मतभेद तो निश्चित वो दिखते भी हैं, बातचीत में आपने देखा होगा कि उसमें वो दिखते भी हैं, लेकिन मैं उनको यहाँ तक नहीं ले जाता कि वो बातचीत बंद हो जाए या किसी मुद्दे पर आकर के ऐसा लगे कि अब आगे इससे बात नहीं हो सकती। तो मैं आगे के लिए रख लेता हूँ कि दूसरे किसी आदमी से बात करेंगे, तब फिर ये सवाल हम फिर पूछेंगे, फिर उठाएंगे। मतलब मैं कहूँ कि ये पुस्तक जो है एक तरह का वैचारिक नाटक भी है, जिसके अंदर अलग अलग संवाद जो हैं वो एक जगह कायम है और एक दूसरे के लिए साथ टकराव भी कर रहे हैं। जी, नाटक तो नाटकीयता, मतलब हाँ, नाटकीयता उस तरह से है, क्योंकि इंटरव्यू में देखिए दो वक्ता हैं, तो और केवल वो प्रश्नोत्तर वाला रूप तो है नहीं, क्योंकि इंटरव्यू का हमारे यहाँ जो रहा है वो ये कि एक
प्रश्न करता है, जो बने बनाए कुछ प्रश्न है उसके पास, वो प्रश्न करता है और वो उत्तर देता है जी। तो इस रूप से तो हम बिल्कुल दूर रहे हैं। हमने इसको इंटरव्यू कहा भी नहीं, बातचीत का। तो बातचीत में तो फिर आपकी सहमति भी होगी, असहमति भी होगी, बहस भी होगी, कहीं कुछ इस तरह की चीज़ें भी होंगी जो जहाँ हास्यजनक प्रसंग होंगे, हंसी मजाक भी आएगी, वो भी हैं, आपने देखा होगा कि इसमें आते हैं। को दो एक उदाहरण ऐसे बताइए जिसमें आपने चर्चा करते समय आपको विशेष आस्वाद हुआ हो, मिला हो, आपको विशेष रोचकता नज़र आई हो, और ये ज़रूर है कि आपने इस पूरी चीज़ को एंजॉय किया है। मैं जिस रूप में देखा है इस पुस्तक को, उसमें जहाँ आप लोगों से बातचीत की है तो वो कभी ठस या नीरस नहीं हुई है, वो बातचीत हमेशा आगे बढ़ी है। तो उसकी कुछ एक आध इस तरह के चीज़ें बताइए कि जैसे बातचीत करते वक्त जैसे किसी विशेष व्यक्ति से बात करते वक्त आपको क्या चीज़ें नज़र आई वगैरह वगैरह, अगर कोई एकदम से दिमाग में आ रही हो तो। सबसे पहले रामविलास जी से बातचीत करते समय का एक प्रसंग था। रामविलास जी हमारे बुजुर्ग और बहुत स्नेह करते थे। वो कभी औपचारिक नहीं रहे, वो मुझे तुम कहते थे। आपने इंटरव्यू में देखा होगा कि तुम ऐसा करते हो, तुम जानते हो, ये इस तरह से संबोधित किया है। और अकेले शायद वही हैं इस किताब में जिन्होंने तुम कह के संबोधित किया, बाकी किसी ने नहीं किया। नामर जी भी आप ही कहते हैं और दूसरे लोग भी आप कहते हैं। तो कई बार बातचीत में वो व्यंग्य करते थे। जब मैं कोई प्रश्न करता था उनसे तो कहते थे तुम जो है ये पूछ रहे हो तो मैं जानता हूँ क्यों पूछ रहे हो। अच्छा। और इस तरह का मतलब भाव उनका होता था, और थोड़ी सी मंद मुस्कान। और तो मेरी इच्छा होती थी कि कहीं इस समय जब मूवी कैमरा होता तो शायद ये इंटरव्यू ज़्यादा सार्थक होता, कि इनके जो हाव भाव हैं जो मैं लिख नहीं सकता हूँ उसमें वो आ नहीं सकते हैं, लेकिन वो व्यंग्य करते थे और बड़े महीन उसमें शब्दों में कहीं कहीं आ जाता है। एक तो ये। दूसरा मुझे सबसे ज़्यादा मज़ेदार जो लगा वो लगा उमा चक्रवर्ती के साथ। उमा चक्रवर्ती हिंदी सही से नहीं बोल पाती हैं। वो आधी अंग्रेजी आधी हिंदी, और मतलब कुछ टूटी फूटी सी बोलती हैं और बहुत तेज़ बोलती हैं, जिसको कि टेप रिकॉर्डर से उतारना, उसको लिखना बड़ा मुश्किल होता। लेकिन उनके साथ बात करने में जो मज़ा आता है वो ये कि बिल्कुल मस्त मौला किस्म की महिला जो है ना, वो है बैठ जाती हैं और अपना बोलती जाती हैं, और जो आप बात कहेंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ बात जो है वो नई निकाल के ले आएंगी। तो ये शब्दों में चीज़ आ गई है पुस्तक में कोई? हाँ, लगभग मैंने लाने की कोशिश की है। और ये बात जो है वो जब इसका लोकार्पण हुआ था तो एजाज अहमद ने इसको पॉइंट आउट किया कि ये इस किताब में, उन्होंने कहा कि इस किताब में मेरा इंटरव्यू भी है, लेकिन वो वैसा इंटरव्यू नहीं है जैसे आम तौर पे इंटरव्यू होते हैं, क्योंकि जो जिस भाषा में ये इंटरव्यू लिखा गया है वैसी हिंदी मुझे नहीं आती। मैंने आधी बातें उर्दू में कही थी, आधी बातें अंग्रेजी में कही थी। अंतिम सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे, वो सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या ये इसमें सब के सब जो चिंतक हैं वो धर्मनिरपेक्ष चिंतक हैं, वो तर्क सम्मत चिंतक हैं जी। लेकिन कुछ विषय ऐसे भी हैं जिन विषयों पर दूसरे लोग अलग तरह की राय रखते हैं। तो आगे की श्रृंखलाओं में कुछ ऐसे लोग भी लाए जाएंगे जो थोड़े से तर्क सम्मत से हट करके अपनी बात को बहुत आग्रह से कहने वाले हों, जिनसे हम असहमत आमतौर पर रहते हैं। उनकी बात देना चाहेंगे आप कभी? देखिए, अभी मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। कारण उसका यह है कि उनके लिए तो प्लेटफॉर्म तो इतने ज़्यादा हैं जी कि वो तो अपनी बात कह ही रहे हैं। मतलब इतने मंच हैं उनके उनको उपलब्ध, और बड़े बड़े मंच हैं। तो हम अपने छोटे से मंच पर उन लोगों की बात सामने लाएं जो कि जिनकी बात आमतौर पर सुनाई नहीं देती। तो इसलिए वो संभावना तो शायद कम ही है। हाँ, नहीं, ये रमेश जी आपने जो बात कही, ये निश्चित रूप से हम लोगों के जो संसाधन हैं वो सीमित हैं, और वो तर्कसम्मत विचार के लिए ही बने हैं, और जिनके लिए बाकी जगह कोई इस तरह का स्थान नहीं है जहाँ ये बातें कही जा सकें। और मुझे निश्चित रूप से ये महसूस हो रहा है कि ये जो पुस्तक है, जो इसकी भूमिका है वो बहुत सार्थक भूमिका होगी। हिंदी पाठक को, हिंदी के साहित्य, हिंदी साहित्य रचना को इससे निश्चय ही बहुत फ़ायदा होने जा रहा है, और ये पुस्तक स्वागत योग्य है। तो मैं आपको इस पुस्तक के लिए बधाई देता हूँ, और ये भी कामना करता हूँ कि ये श्रृंखला लगातार चलती रहे, और जो नए नए सवाल साहित्य में आएँ उनसे आप उसी तरह से जूझते रहें, संघर्ष करते रहें जिस रूप में आपने इस पुस्तक में किया है। धन्यवाद।